गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है समीन फारूक। और आज सुबह सुबह मैंने एक चीज़ पढ़ी और मैंने अपने इंस्टाग्राम Okay. पे शेयर की और फिर मैंने अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको ये सुनाई। तो मैं मिस कर गया हूँ। आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सुनी होगी ना? जी बिल्कुल। कछुए वाले, मैंने खरगोश और कछुआ ही बोला ना? हाँ जी। खरगोश और कछुए वाली कहानी। अब पता चला कि कछुए ने रेस छोड़ के अपनी नींद क्यों पूरी की। कैसे पता चला आपको ये? पता सर, कहानियों में यही सुना है ना। अच्छा, वो कहानी पूरी बड़ी नहीं। डीप बात मैंने की थी जो आपकी समझ से आपके ऊपर से ऐसे करके गुजर के चली गई और वो नहीं, सब हंस व्यूअर रहे से थे, पूछ उनको रहे हैं पता ना कि नहीं। अभी मतलब कछुए ने नींद पूरी क्यों की? कछुए ने नींद पूरी इसलिए की क्योंकि उसको ये लगता था कि रेस में जाने का कोई फायदा नहीं है। इट्स ओके, अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अपने सुकून को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और उसने, मैं इस पे ऐसी सिंगल बात नहीं है, कछुए ने नींद इसलिए पूरी नहीं की थी। अच्छा, क्यों की थी? देखें, उसने कहा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता, उसने पूरा प्लान किया। हाँ। कब चलना है, कब रुकना है, कब आराम करना है। ओके। खरगोश की तरह नहीं कि पहले छलांगे मार के पहुंच के आगे, फिर उसने कहा बस मैं तो अब निकल आया हूँ, मैं तो बहुत आगे पहुंच गया, मैं सोऊंगा। और इस तरह जब वो सो गया तो वो सोया रह गया और कछुआ फिर आगे निकल गया। तो कछुआ इसलिए सोया था कि उसने प्रायोरिटाइज किया हुआ था सिर्फ नींद को नहीं, पूरे टाइम को, पूरे प्लान को। खरगोश और कछुए में कछुआ नहीं जीता, खरगोश नहीं जीता था? सबीन, कछुआ जीता था। अच्छा ओके, सॉरी, सुबह से मैं गलत मैं सुबह से गलत मिसालें दे रही हूँ। मैंने तभी तो पूछा उस मिसाल का यहाँ पे मकसद क्या था। वो जीता तो कछुआ था। बाजरे में सुबह से ना मोटिवेट कर रही हूँ ना सबको कि मुझे किसी ने कोई बात की सुबह, तो मैं सुबह से ना उनको मोटिवेट कर रही हूँ कि तुम्हें पता है कि कछुए ने भी यही किया था कि अपनी नींद को प्रायोरिटाइज किया। तो उसने कहा मैं रेस में नहीं जाता। और अब मसला है, लोग ये सुन के ना कछुए से, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ नींद को प्रायोरिटाइज नहीं किया। आप ये देखें कि भले वो स्लो चलता है लेकिन उसे पता है कि मैंने इट वाज ऑन अ लाइटर नोट। ओके, दैट्स नाइस। जिन्होंने फोन यूज करना है ना, उन्होंने रात को 3 बजे तक फोन यूज करना है। Agreed. आप और मैं जितनी मर्जी उनको ना हम खुद नहीं पूरी करते ये बातें। सही बात है, लेकिन आजकल मेरी नींद बेहतर हुई है, ये एक बड़ी अच्छी बात अच्छा, है। मुझे लगता है ऐसे उसका एक वजह शायद ये भी है कि जब से मैंने ये करना शुरू किया कि मैं नेट ऑफ कर देता हूँ, तो मैं रात को फ़ोन रखता ही साइड पे हूँ। नींद आ रही है, नहीं आ रही, जो भी है, नथिंग, नो सोशल मीडिया चलो, कंजम्पशन, that's a good नो thing. स्क्रॉलिंग, फ़ोन साइड पे। इसकी एक वजह एक और भी है, खैर वो ये है कि मेरी बेटी ने मुझे कहना शुरू कर दिया है कि बाबा नो मोर फ़ोन, रखें फ़ोन साइड पे, हम बातें करेंगे और सो जाएंगे। तो जब आप बातें करते हैं, बातें करते करते वैसे सो जाते हैं, सो फ़ोन वैसे ही साइड पे हो जाता है। तो दैट्स अ ये नाइस बड़ी हैबिट अच्छी बात है। एक्चुअली। ये वैसे काफी सारे लोगों को मैंने करते देखा है कि वो फोन बिल्कुल साइड टेबल पे रख देते हैं, जिसकी वजह से उनको नींद बेहतर आती है। Absolutely. क्योंकि आपका दिमाग नहीं हर वक्त होता कि टूं 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 बज रही है, और मतलब ऑब्वियसली हाँ, मुश्किल होती है। ऑफ कोर्स। एनीवेज, हाउ वाज योर वीकेंड? क्या किया आपने इस वीकेंड पे? मेरे वीकेंड का मुझे लिटरली पता ही नहीं चला। कुछ फैमिली कमिटमेंट्स Commitments थी, थी। उनको पूरा करते हुए मुझे वाकई नहीं पता चला कि कैसा वीकेंड गुजरा। और वाकई मेरा ख्याल है आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप लोगों को नहीं पता चलता होगा कि कब वीकेंड आया। और वीक डेज जो हैं वो बड़े लंबे लगते होंगे, लेकिन वीकेंड जो है वो फ़ौरन गुजर जाता होगा। तो वाकई नहीं समझे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरा वीकेंड प्रोडक्टिव नहीं रहा, क्योंकि फैमिली को टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हम अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे होते। सो वो जो हम प्रायोरिटाइज करने की बात करें, चले नींद को नहीं भी कर रहे आप, बेशक फैमिली को, अपनों को ज़रूर प्रायोरिटाइज। सही बात है। कोई ऐसी मीम जो आपने देखी हो सोशल मीडिया पर इस वीकेंड पे जो आप शेयर करना चाहती हूँ? यही देखी थी ना, वो भी गलत साबित होगी। ठीक है, मेरा ख्याल है मैं फिर एक और शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुश्कपुरी पे आजकल बहुत से लोग जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सी वीडियोस आ रही हैं, बहुत खूबसूरत है, बिकॉज दिस इज़ द राइट मंथ टू गो टू मुश्कपुरी। लेकिन हुआ ये कि काफ़ी लोगों ने पढ़ लिया ये कि मुश्कपुरी पे जाने का यही सही मौसम है। तो बहुत से लोग वहाँ पहुँच गए, और जब वहाँ पे जाके रश देखा तो लोगों ने फिर मीम्स शेयर की कि आए थे मुश्कपुरी, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान मीटअप हो गया, कि इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद हैं। इट्स अ रशी प्लेस नाउ, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल। मौसम बहुत अच्छा था तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। एनीवेज, आज फिर मैं और सिंह बातें कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारा काम है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर करेंगे बातें ज़्यादा, क्योंकि हमारा काम है। तो ब्रेक लेते हैं, वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आजकल हम देख रहे हैं कि हाइकिंग का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है,
रनिंग का भी बहुत ज़्यादा कल्चर है। जिम्स आप जाएं तो वहाँ पर भी आपको फिटनेस एंथुजियस्ट नज़र आ रहे होते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। एक तो वो खुद कर रहे होते हैं, दूसरा वो लोगों को प्रमोट भी करते हैं, लोगों को एडवोकेट भी करते हैं कि प्लीज़ डू दिस, यू नो, नो मैटर व्हाट, जो भी आपका दिन है, जैसा भी आपका दिन है, जो भी आपकी रूटीन है, जैसा भी शेड्यूल है आपका, बट अपने लिए टाइम निकालना और अपनी फिटनेस पे ध्यान देना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में जो बहुत ज़्यादा इसको लेकर चल रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनकी रीच भी होती है, लोग उनसे इंस्पायर भी हो रहे होते हैं, आज एक ऐसे ही रनर से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वो दामनेको की तरफ, यानी पहाड़ों की तरफ, लेकिन रोड पे भाग रहे होते हैं अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, और जो कम्युनिटी से डेवलप हो जाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद भी भाग रहे हैं और लोगों को कहते हैं भागो भागो। अच्छा, मोटिवेट करना ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ वही बात होती है कि आप जब अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते, कोई आपका ख्याल नहीं रख सकता। और इस चीज़ को हम ख़वातीन को भी अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है, मर्दों को भी है, लेकिन औरतों को भी इस चीज़ को माइंड में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर जो हम ये कहते हैं कि शायद फिट रहना मर्दों का काम है। हमारा भी एक माइंडसेट है ना, औरत है, कोई नहीं नाजुक है, ये नहीं उठा सकती। जिम को लेकर आप देख लें, वहाँ पे ख़वातीन की तादाद बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, और मर्दों की तादाद जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होती है। तो हमें इस माइंडसेट से भी बाहर निकलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, जो इसको फ़रोग देते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, एडवोकेट करते हैं, उन्हीं से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। रनर हैं, एथलीट हैं, अली असफान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अली किससे भाग रहे हैं? मैं बस अपने आप से भाग रहा हूँ। ये 3-4 साल हो गए आपको भागते भागते? बस 3-4 साल इसलिए हो गए क्योंकि इससे पहले तो हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि भागना भी होता है लाइफ में। जो कि मैं असल में मैं स्टार्ट में बास्केटबॉल खेलता था अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ में। फिर मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए जिसकी वजह से मुझे वो बास्केटबॉल क्विट कर दिया आप? यस। फिर जॉब वाली सिचुएशन आ गई, फिर उसके बाद जो है ना मेरी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल स्टॉप हो गई। तूंद निकल आई फिर तो ज़ाहिरी बात ही निकलना ही था। तो मेरा वेट जो था वो बढ़ गया, 90 प्लस हो गया। और उसके बाद मुझे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए। तो करते करते मैं फिर बहुत ज़्यादा, मुझे कमर में दर्द हो गया, नी पेन हो गए, शोल्डर पेन स्टार्ट हो गए। तो मैं जब एक दोस्त के पास में वैसे ही गया था, तो मैंने उनसे कहा यार मुझे किसी अच्छे डॉक्टर का आइडिया दे, मैं मतलब इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ। वो ख़ुद इस्लामाबाद रनिंग क्लब में रन करता था। उसने मुझे बताया कि यार आप वॉक स्टार्ट करें और जिम स्टार्ट कर लें। तो मैंने जब वॉक स्टार्ट की तो मैं उसमें ज़्यादा हो गया। मैं मतलब 5 किलोमीटर पहले नहीं कर सकता था, 3-4 किलोमीटर। फिर उसके बाद जब उसने मुझे गाइड किया कि आप थोड़ा और बढ़ा दें, फिर मैंने जब वो किया तो मैं स्टेटस शेयर करता था व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे। तो उसने मुझे कहा कि अब आप आ जाए हमारे क्लब में, आ जाए क्लब में हमारे आप सीनियर से मैं आपको मिलाता हूँ, तो वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर। तो इन दिनों में उनके IRC के वो आ रहे थे, रेस सीरीज़ आ रही थी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 21 हाफ मैराथन। तो उन्होंने मुझे प्लान दिया कि आप इस प्लान से आप इसको कंटिन्यू करें और आप अपनी जो है ना रनिंग जर्नी को स्टार्ट करें यहाँ से। तो वो जब मैंने स्टार्ट की तो मुझसे 5 किलोमीटर एक ही मोमेंटम में मुझसे नहीं भागा जा रहा था। मैं पहले 1 किलोमीटर, फिर 2, फिर 3। तो वो जैसे ही मुझे चैलेंज मिला था कि यार 5 किलोमीटर करना है, अभी रेस आ रही है, तो वो जैसे जैसे करके मुझे करना पड़ा। मैं ट्रेनिंग करता रहा उसके लिए अकेले। तो वो जब रेस आ गई तो रेस में फिर ज़्यादा क्राउड होता है, ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं, तो मज़ा आता है। तो वो मैंने फिर फर्स्ट अटैम्प्ट पे ना 25 मिनट्स में मैंने कंप्लीट किया। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि यार ये तो मैं कर सकते हैं। हाँ। और फिर रेस में तो पता भी नहीं चलता कि मैं इतनी जल्दी कर लूँगा। फिर उसके बाद जब 10 किलोमीटर की रेस आ रही थी, उसके लिए फिर तैयारी स्टार्ट की। फिर मुझसे 10 किलोमीटर मैंने कभी किया नहीं था लाइफ में, तो 6 किलोमीटर, 7, 8, और वो बहुत ईजी पेस के साथ। तो बस 1 वीक रह गया था रेस के लिए, तो मैंने 10 किलोमीटर कंप्लीट किया, मतलब अपनी ट्रेनिंग में। तो जब रेस आ गई तो वो भी मैंने अच्छे टाइम के साथ फिनिश किया 52 मिनट्स में। तो उसके बाद जब हाफ़ मैराथन की चैलेंज आ गई, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। तो फिर IRC के जो कोचेज़ है, बिलाल भाई, फुरकान भाई, उन्होंने प्रॉपर गाइड किया कि आपने इस प्लान के साथ हाफ़ मैराथन को करना है और साथ में अपने डाइट को भी लेके। तो वो जब मैंने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की और कंप्लीट की और फिर रेस भी कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद ना मैंने स्टार्ट किया था अपने हेल्थ के लिए कि यार मैं अपने फैट को लूज़ करूँगा।
तो वो फिर जब मुझे हाफ़ मैराथन के बाद रियलाइज़ हो गया कि यार ये तो इसमें और भी मज़ा आ रहा है, तो फिर रनिंग मैंने ऐसे स्टार्ट किया। और साथ में फिर ये हो गया कि मुझे इंजरी स्टार्ट हो गई रनिंग में। मुझे आइडिया तो नहीं था कि यार ये रनिंग इंजरी भी हो जाएगी। इंजरी भी आराम से हो जाती है। तो वो फिर उसके लिए फिर गाइड करना स्टार्ट किया कोचेज़ ने, कि आप फिर साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि वक्त के साथ फिर आइडिया हो जाता है कि सिर्फ रनिंग नहीं करनी पड़ती, आपने इंजरी फ्री रन भी करनी पड़ती है आपको। ऑब्वियसली ओवरऑल आपको अपनी बॉडी को समझने की ज़रूरत होती है और Yes. उसके हिसाब से आपने उसको ट्रेन करना जी, होता है बिल्कुल। ओवरऑल। अच्छा, वैसे जब आप फिटनेस जर्नी की तरफ जाते हैं, एजिंग में कितना फ़र्क आता है? लेट्स सपोज आपकी अपीयरेंस में कितना फ़र्क फील होता है ओवरऑल? मैं जब कोई एक्टिविटी नहीं करता था तो मैं अपने से काफ़ी बड़ा लगता था, और अब मेरे फैमिली में कुछ मेरे हम उम्र थे, वो मुझसे मतलब छोटे नज़र आते थे इवन, क्योंकि मेरा थॉन बड़ा बाहर निकला था और नेक बाहर काफ़ी मोटा हो गया था, तो सारे मुझे उनसे बड़े, हालांकि वो मुझसे छोटे थे, बड़े थे, तो लोग कहते थे कि आप इनसे बड़े हो। लेकिन जब मैंने रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की तो उसके बाद फिर अब वही जो कज़न है या और जो अब हमारे जो क्लब है IRC, उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो सारे मुझे कहते हैं कि यार आप एज छुपा रहे हो, आपकी एज ये नहीं है। आप उनसे छोटे लगते हैं। हाँ। अच्छा, वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे होता है कि जब आपने वेट गेन किया होता है और आप अगर फ़ौरन वेट लूज़ करते हैं तो आप एज से अपने फ़ौरन कम लगना शुरू हो जाते हैं, या ओवरऑल भी आपकी जो एजिंग है ना, जो अपीयरेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें, मैं बाकी कोई बात नहीं कर रही यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि जो मोटा है वही, हाँ हेल्थ कंसर्न्स अपनी जगह पे, बट ऑब्वियसली हेल्दी होना एक अलग डेफिनेशन होती है। बट अपीयरेंस वाइज हम यही देख रहे होते हैं कि जो लोग पतले होते हैं वो अपनी एज से कम लग रहे होते हैं, और जो लोग थोड़े से बल्की होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो अपनी एज से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप वेट गेन करेंगे, देख लें। टॉन्ट मुझे आना चाहिए। I would take this as a compliment. You should. Okay. I mean, मैं यही कहती हूँ सबको। अच्छा, ऑनेस्टली मैं हमेशा शुएब को बहुत तंग करती हूँ कि अच्छा शुएब की इतनी उम्र है, and all हालांकि that. इतनी सी उम्र है मेरी। वो इतनी एज नहीं है, ही स्टिल इन हिज 30s, जो कि मैं भी हूँ, मैं भी अपनी 30s में ही हूँ। लेकिन हमें जब भी गेस्ट आते हैं शुएब, हमें अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे करती हूँ कि लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि जी आप लोग बहुत मतलब 20s में लगते हैं, आप यंग लग रहे होते हैं। उसकी रीज़न एक ये होती है कि हम फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा ही है। शायद हमारी मजबूरी है स्क्रीन पे रहने के I think आदत भी हो जाती है। लेकिन वही It's a आदत lifestyle होगी। ये actually. हमारा एक लाइफस्टाइल बन चुका है कि उस लिहाज से हम अपनी हेल्थ का ओवरऑल ख्याल रखते हैं। लेकिन हम कितने फिट हैं ये हमें पता है। हम फिट कोई नहीं है। फिट हम नहीं है। Fit मैंने नहीं इसलिए है। ये बात की कि Weight मैं कम रखा अपीयरेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि वो जो एजिंग नहीं नजर आती, आप अपनी एज से कम लग रहे होते हैं। उसकी एक वजह यही होती है कि आपने वेट गेन नहीं किया। सादी सी बात है कि अगर आपने बाकी हमारा भी वही हाल है जो आपका हाल है, उससे बुरा भी हो सकता बुरा है। एजिंग को स्लो डाउन करना बड़ा जरूरी है। सो आपने जो मैक्सिमम आपका वेट था दैट वाज 90 समथिंग। यस, 92 kg। अब कितना है? अब 75। सो 92 से 75 को डाइट फॉलो भी की, साथ सिर्फ रनिंग की, वॉक की, या कितने अरसे में किया? इफ़ यू कैन गाइड दोस्त जो कि वाकई उस 90 से 70 में आना चाहते हैं। यू हैव हाइट माशाल्लाह, इसलिए 70 में आप आप माशाल्लाह बड़े स्लिम एंड फिट लग रहे हैं। अदरवाइज अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम होगी तो फिर आपको और कम करना पड़ेगा वजन। यस, मुझे लगे 2 साल लगे प्रॉपर, क्योंकि मैं क्रश डाइट पे नहीं था। ठीक है। और पहले मुझे कैलोरीज का भी कोई आइडिया नहीं था कि कैलोरीज क्या होती है। ठीक है। क्योंकि बस जो मिलता था खा लेते थे। तो साथ में फिर जब मैंने रिसर्च इस पे स्टार्ट की कि अच्छा सिर्फ खाना नहीं होता, मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, उसके अंदर रहना पड़ता है, और साथ में फिर प्रोटीन इंटेक करनी पड़ती है, और कार्ब लोडिंग उस हिसाब से करनी है जितनी आपकी एक्टिविटीज़ है, और जो ऑयली फ्राइड और जो बेकरी आइटम्स है ये सारी चीज़ें स्किप करने मुझे पड़ी। और कोशिश ये हुई कि जो मैं घर में मिल रहा है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लें। सही। तो शुगर को ज़्यादातर अवॉइड किया मैंने, और ऑयल को। तो उसके बाद ना प्रोटीन और मेंटेनेंस कैलोरीज और साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी, ये चीज़ें करके फिर अब मेरा जो मसल है वो लूज़ नहीं हुआ, और जो फैट है वो लूज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया। क्योंकि मुझे बेली फैट बहुत ज़्यादा था, तो उस वजह से ना फिर मैं उसके लिए बहुत परेशान होता कि यार हर जगह से फैट चला जाता है, लेकिन ये वाली स्टबर्न फैट है ना, सबसे एंड पे जाता है। यस। तो मुझे 2 साल लगे, लेकिन प्रॉपर डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी के साथ करते हुए। इस दौरान किसी ने ऐसा कोई मशवरा दिया हो
जो कि बड़ा आपको लगा हो कि यार ये क्या मशवरा दे रहे हैं मुझे वेट लूज़ के लिए? जैसे आज कल वो ना इंजेक्शंस का भी बड़ा दौर है जो कि बिल्कुल डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए आया, लेकिन हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हुआ वो फॉर वेट लॉस। इस तरह कोई कहता है जी आप ऐसा करें, बैलून रखवा लें अंदर, आपकी डाइट कम हो जाएगी, या हाँ स्टमक के अंदर रखवाते हैं ना, उसमें स्टमक श्रिंक हो जाता है। स्टमक बहुत तो स्टमक के अंदर बैलून रख देते हैं ना, तो स्टमक में स्पेस ही कम रह जाती है, आप खाएंगे तो आप फुल हो जाएंगे फ़ौरन से, आप खाएंगे नहीं ज़्यादा। इसी तरह कुछ फैट रिड्यूसिंग प्रोसीजर्स भी ज़्यादा मार्केट में मौजूद हैं। आपको ऐसा कोई मशवरा किसी ने दिया हो जिस वक्त वज़न बहुत ज़्यादा था? या यूट्यूब पे मैंने एक चीज़ देखी थी जब मैं इसके लिए बहुत सीरियस हो गया था कि यार मैं कोई भी शर्ट पहनता था तो मेरे साथ अच्छी नहीं लगती थी। Okay. कोई भी चीज़ मैं मतलब शलवार कमीज़ के अलावा मैं कोई ख़ास जीन्स और पैंट शर्ट यानी ट्राउज़र ही, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता, वहाँ पे मुझे कुछ सप्लीमेंट्स मिले थे, तो मैं उसको यूज़ करने के लिए सोच ही रहा था कि इस दौरान मैंने फिर ये दोस्त के साथ मेरी दोस्त से मुलाकात हो गई। यस लकी। या अगर वो ना करता तो शायद मैं वो सप्लीमेंट यूज़ कर लेता। ओके। तो उसके फिर हेल्थ कॉन्शियस जो है ना वो आपको पता है फिर क्या होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा आप हाइकिंग भी करते हैं आप? यस, हाइकिंग, ट्रेल रन और रोड रन हम करते हैं। ओके, सो ये जो हाइकिंग, ट्रेल रन एंड रोड रन दोनों ज़रा डिफरेंट हैं। यस। इसके आपने क्या सीक्वेंस रखा होता है इसका? अच्छा आज मुझे ये रन करना है, आज मुझे दूसरी रनिंग की तरफ जाना है, देन आई एम श्योर कि उसके शूज़ भी डिफरेंट है, उसकी प्लानिंग डिफरेंट है, उसका हो सकता है टाइम भी डिफरेंट हो। या बिल्कुल, हम करते वीक में आजकल ऑफ सीजन चल रहा है तो हम करते 4-5 रन्स करते ठीक है। पूरे वीक में। उसमें ये होता है कि एक इंटरवल्स हम करते और एक टेम्पो रन करते या फिर हिल रिपीट्स करते और एक लॉन्ग रन करते। ओके। तो वो जस्ट अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कि अपना जो है ना स्टेमिना वो बरकरार रहे, और साथ में फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते जैसे वीक में 2-3 टाइम्स। उसमें लेग डे होता है, अपर बॉडी होती है, ये हम करते हैं। तो ये होता है कि जब आपकी रेस सीरीज़ कोई आ रही होती है या रेसेस आ रही होती, जैसे अभी मैंने लाहौर मैराथन कंप्लीट किया फर्स्ट टाइम। माशाल्लाह। इससे पहले इस्लामाबाद किया था, लेकिन वो मेरा बैड एक्सपीरियंस हुआ था। बैड भी कह सकते, गुड भी कह सकते, क्योंकि मैं उस टाइम नया नया रनिंग में आया था तो एक्सपीरियंस कोई नहीं था। ओके। तो बस जैसे तैसे तय कर लिया। लेकिन इसके बाद जब लाहौर अभी आ रहा था तो उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग की थी, 6 मंथ की ट्रेनिंग थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 आवर्स एंड 21 मिनट्स में कंप्लीट किया था। फिर तो वो ये था कि हम जब कोई भी रेस होती है तो उसके लिए फिर हम डेली रन करते हैं, और डेली रन में फिर हम वीकली माइलेज हमारी होती है 100 किलोमीटर, और अभी जो माइलेज होती है लेकिन ये जो मौसम है गर्मी का, जिसमें अब तो मानसून स्टार्ट हो चुका है, सो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन के बहुत मसाइल होते हैं। गर्मी में बहुत सारे लोग इतनी इंटेंस ट्रेनिंग की तरफ भी नहीं जा रहे होते। हाउ डू यू मैनेज दैट? क्या टिप देंगे लोगों को? क्या एहतियाती तदबीर आप अपनाते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखते हैं, वाटर इंटेक ज़्यादा रखते हैं इन दिनों में, क्योंकि आपको पता है कि डिहाइड्रेशन का बहुत ही मसला आ जाता है। तो हम रात को, दिन को जब रनिंग स्टार्ट करते हैं, रनिंग करते हुए हम अपने साथ वाटर बोतल कैरी करते हैं ताकि रास्ते में हमें कोई इशू ना हो, प्यास भी लगती है। तो ये चीज़ें, और दूसरी है कि कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि हम साथ में यूज़ करते हैं हाइड्रेशन के लिए, जैसे कि ORS हो गए, और सप्लीमेंट्स है वो यूज़ करते हैं ताकि मसला ना हो बीच में। ओके। अच्छा कोई ऐसा कमेंट जो आपको मिला हो जब आप रनिंग करते हैं, स्पेशली जब आप दामनिको की तरफ जा रहे होते हैं, रोड रन कर रहे होते हैं, बाइक पे गुजरते हुए या गाड़ी पे, या किसी ने कोई कमेंट ऐसे किया हो? यस, ऐसे बहुत मिलते हैं, कहते हैं पागलों को देखो। एक रिसेंटली हम रन कर रहे थे तो एक बाइक पे हस्बैंड वाइफ थे। ओके। वो पीछे से मतलब हम भाग रहे थे तो आगे से कहते हम बाइक पे नहीं चढ़ सकते, इनको देख के हम परेशान हो गए, ये कैसे भाग रहे हैं। आपने हल्का सा धक्का भी दे देना था बाइक को। तो बस यही सीन होना था आगे। तो ऐसे कमेंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं। कोई ऐसा कमेंट जो कि जिसने डिस्टर्ब किया हो आपको या डिस्करेज किया हो? या मैं बेसिकली बन्नू से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं बन्नू में था, तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे ट्राउज़र और नेकर वगैरह का इतना कंसेप्ट नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है इन चीज़ों का। ज़रा वहाँ का डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। हाँ, तो मैं वहाँ पे रनिंग के लिए निकला था, आपको पता है ट्राउज़र, और यहाँ पे तो हम नेकर में शॉर्ट में रन करते, वहाँ पे ट्राउज़र पहन के। तो काफ़ी बैड कमेंट्स वहाँ पे मिले थे कि यार ये देखो यहाँ पे अमेरिकन कल्चर यहाँ पे लाना चाह रहे, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे भाग के। चलिए वो मुझे लगता है कि हर जगह का अपना एक कल्चर है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं, जब हम अपने नॉर्थ की तरफ भी जाते हैं तो हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि आपको उस लिहाज से, वहाँ के कल्चर के लिहाज से आपको चलना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें थोड़ी सी एक्सेप्टेंस भी लानी है। देखें
ट्राउज़र फुल ड्रेस कवर्ड है, फुल बॉडी कवर्ड है आपकी, सो अगर आपने पहना है शॉर्ट्स में, मैं खुद भी कहता हूँ देखें जहाँ पे उसकी स्पेस नहीं है तो वहाँ आप मत पहने। लेकिन हाँ, अगर आपने ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई है तो हमें थोड़ी एक्सेप्टेंस भी लेकर आनी है अपनी कम्युनिटी में ओवरऑल कि ठीक है, आप कहते हैं जी हमारे यहाँ का ये लिबास है, अग्रीड, लेकिन इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ। हम किसी और जगह जाएं, फॉर एग्जांपल जी हम अब यूएस जाएं, वहाँ हमने शलवार कमीज़ पहनी हो, कोई हमें कोई कमेंट कर दे तो हमें कैसा महसूस होगा? या किसी ऐसी जगह पे आप जाएं जहाँ का लिबास डिफरेंट होगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हमें रिस्पेक्ट दी जाए, हमें एक्सेप्ट किया जाए द वे वी आर। एट द सेम टाइम जब आप किसी जगह पे ऐसे जाते हैं जहाँ पे कुछ और कल्चर फॉलो हो रहा है तो वहाँ पे भी ये एलिमेंट होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं इससे बियॉन्ड नहीं, बट ट्राउजर्स पहने थे आपने, शर्ट्स, तो दैट्स फाइन। ये जो मसल लॉस का एक एलिमेंट होता है, क्योंकि देखें वंस यू क्रॉस 30 तो आपका मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है, उसको आपने बड़ी कोशिश करनी होती है कि आप किसी तरह से बेहतर रखें, आपका मसल बेहतर रहे, आपका प्रोटीन इंटेक बेहतर रहे, एंड देन रनिंग या हाइकिंग इसमें वैसे ही मसल लॉस ज़रा बढ़ जाता है, तो इसके लिए स्पेशली प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं फिर आप? यस, मेरी अब डाइट में बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं मॉर्निंग में 8 से 10 अंडे खाता हूँ हैं या ऑमलेट। गर्मी में अंडे इतने कोई इशू नहीं होता, लोग कहते हैं कि गर्म होते मसले होंगे, लेकिन ऐसा कोई, मुझे अभी तक ये ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए, मैंने यही सुबह ब्लैक कॉफ़ी के साथ 8 या 10 अंडे मैं ऑमलेट करके खाता हूँ। और फिर लंच में मेरे चने साथ होते हैं और साथ में चिकन बॉइल्ड होता है या ग्रिल्ड होता है। तो ये होता है कि आपको बढ़ानी पड़ती है अगर साथ में आपने एक्टिविटी बढ़ानी है। अच्छा, मेरा ख्याल है देखिए आप अपनी बॉडी को यूज टू करते हैं ना। यस, बहुत ज़्यादा। तो कोई बिरयानी निहारी कुछ भी नहीं खाते? हम वो खाते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल डे हमने रखी है। यानी आपको देसी फूड पसंद है? बहुत ज़्यादा। हम वो खाते हैं, जैसे हम लॉन्ग रन करते हैं तो लॉन्ग रन के बाद हम फिर सारे मिल के निहारी पाए जो भी होता है वो कर लेते हैं। आपने नहीं कह दिया यू? नहीं नहीं वो इस तरह होता है कि लॉन्ग रन जो हमारी होती है वो 21 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक हम वो कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हक बनता है हमारा। नहीं फिर तो बनता है। कोई ऐसी चीज़ जो पसंद तो थी खाने में, लेकिन जब से आपने फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट की एंड रनिंग एंड एवरीथिंग, तो छोड़ दी, बिल्कुल नहीं खाई कभी? ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि मैं तो फूडी हूँ तो सब कुछ पसंद है, लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा कम की है, वो है पाए निहारी। वो इसलिए क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से फिर वीक में तो नहीं, लेकिन 15 डेज में 1 टाइम वो भी लॉन्ग तो चलता है वैसे। यस। और अच्छा, वैसे पोर्शन कंट्रोल सबसे मैं कहती हूँ की है। आप मैं भी खुद इस चीज़ की फ़ैन नहीं हूँ कि आप ये भी छोड़ दें, कम्प्लीटली छोड़ दें। हाँ, मीठा आप जो है वो नेचुरल फॉर्म में लें। शुगर जो है, रिफाइंड शुगर की बात करते हैं, वो ऑब्वियसली वो तो कहते हैं जहर है, स्लो पॉइजन उसको बोला जाता है इसी वजह से। बट मैं खानों के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ ना, तो आई फील लाइक कुछ भी कम्प्लीटली नहीं छोड़ना चाहिए। आप पोर्शन कंट्रोल की तरफ जाएं, आप थोड़ा थोड़ा खाएं और उसके आप अच्छा फील करेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है ना, आप अपनी फेवरेट चीज़ छोड़ देते हैं, ठीक है, आपने वो चीज़ तो छोड़ दी, उसके बाद जो टेंट्रम्स होते हैं क्योंकि आपका माइंड उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, आपका दिल कर रहा है एक चीज़ खाने को, तो आप थोड़ा सा खाने में मुझे नहीं लगता कोई ऐसे हर्ज है। लेकिन हाँ, जो लोग इतने डिसिप्लिन हैं कि वो वाकई फॉलो कर सकते हैं स्ट्रिक्टली, तो मतलब हैट्स ऑफ टू यू, ये एक बहुत बड़ी बात है ओवरऑल। सही बात है ना। आपने क्या छोड़ा वैसे अपनी ज़िंदगी में? मैंने एडेड शुगर छोड़ी। एडेड शुगर छोड़ी। मैंने चॉकलेट्स मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत दिन हो गए चॉकलेट मैंने छोड़ी नहीं है, मैंने कम की है। और मैं आई विश कि मैं छोड़ दूं कम्प्लीटली, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम वैसे ही बता रहे हैं कि इट्स स्लो पॉइजन। क्या, लेकिन आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं अगर आपको वो। हाँ, देखिए डार्क चॉकलेट टेस्ट डेवलप करना पड़ता है ना, फिर वो डेवलप इतनी जल्दी होता नहीं। मैं आपको एक बात बताती हूँ कैसे टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ टाइम में, जब मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, तो मैं ग्रीक योगर्ट आप लें और उसके अंदर आप डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके मिक्स कर लें और उसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर लें। और वो नहीं, मैं सीरियसली मजे की नहीं होता। नहीं, मैं आपको सही बता रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम खाई मुझे लगा कड़वी है। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमारा माइंड जो है ना वो ट्रेन हो जाता है इन चीज़ों से। तो मैंने जब एक दफ़ा खाई मुझे कड़वी लगी, 2 दफ़ा खाई कड़वी, तीसरी दफ़ा मुझे कड़वी लगती ही नहीं है वो, और मुझे क्रेविंग होती है कि अच्छा मुझे मीठा खाना है तो मैं 2 स्पून उसके ले सकती हूँ। लेकिन अगर वही मैं किसी दूसरे को खिलाऊंगी जो यूज टू नहीं है, तो फर्स्ट टाइम में उसको लगेगा कि आप थोड़ा सा लंबा प्रोसेस कर रही हो। अगर यूज टू ही हो रहा है तो डायरेक्ट डार्क चॉकलेट ही नहीं, कुछ लोग नहीं खा सकते ना, जिस तरह डायरेक्ट डार्क चॉकलेट नहीं खाई जाती। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई डिज़र्ट टाइप क्रेविंग हो रही है ना, कि आपने कुछ डिज़र्ट खाना है,
अपनी देखिए बॉडी टाइप है, अपनी वो आपकी रूटीन होती है। बट बिग फॉर बिगिनर्स ना, कि इट्स गुड कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी चीज के साथ मिक्स करके खाने में, आई मीन इट कुड बी अ गुड स्टार्ट। हाँ, अदरवाइज वाकई फिर मुश्किल हो जाता है, बंदा कहता है कि नहीं मुझसे छोड़ा ही नहीं जाता। तो छोड़ सकते हैं आप ऐसी चीज़ों को इस तरीके के साथ। लास्ट छोटा सा कमेंट, आप रनिंग में खरगोश की तरह भागते हैं या कछुए की तरह? दोनों। यार सवाल किया ना, कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और ये खरगोश है वो तेज भागता है। कुछ रेसेस होते हैं जिसमें आपने स्लो भागना होते हैं, और कुछ रेसेस होते हैं जिसमें आपने खरगोश की तरह फिर भागना होता है। तो दोनों की तरह भागना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हमें क्योंकि क्विकली न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना है। नाज़रीन वापस आते रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। OIC के इस वक्त ख़वातीन से मुताल्लिक वजारती कॉन्फ्रेंस जारी है। आज उसका सेकंड डे है। आज हम उस पर बात भी करेंगे कि कल क्या हुआ, और जो पहले होती आई हैं कॉन्फ्रेंसेस उससे मुताल्लिक भी हम ज़रूर बात करेंगे कि वो जो प्लेजेस होते हैं, जो बात की जा रही होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हुई है। और इसके अलावा यानी इस इवेंट से बिल्कुल हट के जनरली भी पाकिस्तान में ख़वातीन को लेकर, वो चाहे फ़ैसला साजी हो, वो चाहे उनके डिफरेंट डोमेन्स में हम देखें, वो चाहे सोशल है, वो इकनॉमिक है, वो पॉलिटिकल डोमेन है, उसमें किस तरह हम उनकी शमूलियत यकीनी बना रहे हैं, उसकी एक तो ज़्यादा एक्सेप्टेंस की बात हमें करनी है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना ये वर्ड ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अच्छा मतलब अभी भी हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि 2026 में भी हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, बट एक तरह से खुशी भी है कि चले हम बात तो कर रहे हैं और हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी हद तक चेंज आया है और हमें उसको एडमिट भी करना चाहिए। हमारे बहुत से इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस हवाले से। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि उन इदारों को लीड करी हैं, लीडरशिप रोल में हैं, और वो अपना बेहतरीन किरदार अदा करी है कैसे बाकी ख़वातीन को आगे लाया जाए। सो आई थिंक ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। जो हमारे रोल मॉडल्स हैं इनको आगे रख के हमें चलना चाहिए। एंड स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ OIC के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए, जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, तो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस अडैप्ट करते हैं कि किस तरीके से किस मुल्क में क्या हो रहा है, और आप उसको अडैप्ट करें। और ज़रूर हो सकता है बहुत सारे ममालिक जो और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मौजूद है, वो हमसे बहुत कुछ सीख के अपने अपने कंट्री में जाते हो और वहाँ पर वो जाके इम्प्लीमेंट करते हो। सो ये हमारे लिए एक बड़ा ही प्राउड मोमेंट है कि किस तरह से हम इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। हमें ज्वाइन किया है UN की ख़वातीन से मुताल्लिक़ इदारे की पाकिस्तान में डिप्टी नुमाइंदा फ़हमीदा इकबाल साहिबा ने। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया शोएब, बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। पहले तो कल के दिन से मुताल्लिक़ बताएं कि इट वाज अ वेरी हैपनिंग डे फॉर ऑल द वुमेन, तो थोड़ा सा बताएं क्या कुछ हुआ उसमें। बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने राइजिंग पाकिस्तान में मुझे दावत दी, और मुझे इस बात की ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, जब आप इस तरह के रोल में आते हो और जब आप हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, और प्राइमरीली आई वुड रियली गिव द क्रेडिट नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बट द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिनकी जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, सेक्रेटरी अब्दुल खालिक शेख साहब हैं, आरिफ लगारी साहब हैं, इन्होंने जिस तरह से इस पूरी जद्दोजहद को लेके चला। आज से कोई 4 माह पहले ये स्टार्ट हुआ कि पाकिस्तान जो है होस्ट करेगा OIC, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये OIC कॉन्फ्रेंस जो है होस्ट हो रही है, और ये नवी कॉन्फ्रेंस है। इसमें 57 कंट्रीज शामिल हो रही हैं, और ये यूनाइटेड नेशन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऐसी इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेशन है जो कि तमाम जो इदारे हैं वो इकट्ठे होते हैं, तमाम ममालिक इकट्ठे होते हैं। और इस दफ़ा का जो थीम है वो 3 सब थीम्स के साथ है। एक उसमें वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, यानी आपकी मईशत के हवाले से, वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूजन के हवाले से बात है। कल का जो दिन था इसमें 2 किस्म की डिटेल्स होती हैं। एक ये कि जो वज़राए आला हैं तमाम 57 कंट्रीज़ के, वो आते हैं सीनियर ऑफिशियल्स, और वो इस पे डिस्कस करते हैं। फिर आज जो है वो मिनिस्टर्स जो हैं वो सारे, और वहाँ पे जो पहले दिन है वहाँ पे पूरा डिक्लेरेशन डिसाइड होता है, वहाँ पे डिस्कस होता है, उसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होती है, एजेंडा सेट होता है, और आज उसको फिर इंडोर्समेंट मिलती है, उसके ऊपर अप्रूवल्स आते हैं। वो तमाम कंट्रीज़ अपनी जो है इनपुट्स देती है कि इस ड्राफ्ट के अंदर पिछली पेशरफ्त क्या हुई थी, अब आगे लाहे अमल क्या होगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है आज जब जैसी मैं बात कर रही हूँ, इससे 1 घंटे के बाद पाकिस्तान को हैंड ओवर होगा 8वीं चेयरपर्सन से 9वीं चेयरपर्सन, और पाकिस्तान उसका चेयरपर्सन डिक्लेयर होगा फॉर द नेक्स्ट 2 years। एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी शोएब एंड सबीन, बिकॉज उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान
आप ये देखें कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान की इस वक्त ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान रैंक करता है 148 पे, ठीक है, लेकिन ये होस्ट करना पाकिस्तान में और पीस डायलॉग्स के पास जिस तरह के पाकिस्तान ने अपने आप को पोजीशन किया है, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और यूएन वुमेन इज रियली प्राउड टू बी पार्टनर विद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट, विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ यूएन एजेंसी जो कि इस कॉज को आगे लेकर जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब पाकिस्तान खुद क्या कुछ कर चुका है रीसेंट टाइम्स में, यू नो इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हमने क्या किया ख़वातीन की शमूलियत, यू नो फैसला साजी में भी और बाकी तमाम डोमेन्स में भी, कि आप उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्या किया पाकिस्तान ने? अच्छा, मेरा हमेशा से जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, अगर आप देखें तो उसके 4 पैराहे होते हैं, 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जब आप एजुकेशन में देखते हो तो पाकिस्तान इज रियली मेकिंग इंक्रीमेंटल चेंजेस, ठीक है। हेल्थ में इट्स फाइन, लेकिन बस सही है, लेकिन काम काफ़ी करने की ज़रूरत है। जब बात आती है वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, जो वुमेन लेबर फोर्स है वो हमारी 22.7% है, एंड दैट इज समथिंग अ मेजर फैक्टर कि जो पाकिस्तान की रैंकिंग को नीचे ले आता है, ठीक है। जबकि अगर आप बांग्लादेश में देखें, बांग्लादेश इज राइट नाउ एट 24th रैंक एंड पाकिस्तान इज 148 रैंक। अब जब मैं ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात आती है तो पाकिस्तान में जो वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इट्स 20% के करीब जो है वो है, और हमारी जो इस वक्त फेडरल कैबिनेट है उसके अंदर एक खातून है जो शेजा फातिमा साहिबा हैं, वो खातून हैं। अब नाउ वी नीड टू हैव मोर वुमेन विद इन दैट, एंड देयर आर सम वेरी गुड वुमेन लीडरशिप जो कि आगे आ सकती है, जिनको आगे लेकर आया जा सकता है। इस लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने बहुत अगर आप ये देखें कि रैंकिंग वर्सेस जो प्रोग्रेस हो रही है, इट्स 2 डिफरेंट थिंग्स। और मुझे हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो देन व्हाई आवर रैंकिंग इज नॉट अप्रूव? उसकी वजह ये कि जो डाटा है हमारा वो डाटा फीड इन नहीं होता। जब आप डाटा फीड इन नहीं करते हो तो देन आपकी रैंकिंग जाहिर बात है वही होगी। इसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने जो नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट, उन्होंने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ मिलकर इस दफ़ा जो लाहे अमल तैयार किया है, उन्होंने वुमेन लेबर फोर्स सर्वे भी किया, उन्होंने PSLM भी किया, उन्होंने ये सारे सर्वेस किए ताकि हमारे पास डाटा और हम इनको आगे लेकर चलें। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक और चीज़ है जो पाकिस्तान ने क्या किया, हम इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे नाज़रीन हैं उनको बताने के लिए जो वहाँ पे नहीं है, हमारा पूरा मार्केट प्लेस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट एंड यूएन वुमेन के साथ सपोर्ट हमने किया, और जितनी भी खवातीन हमने वहाँ पे 5 जोन्स लगाए। उसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का एक जोन है जिसमें पंजाब सेफ सिटी की जो वुमेन इन यूनिफॉर्म पुलिस में है वो आई हुई है यहाँ पे इस वक्त, और वो शोकेस कर रही है कि कैसे AI इक्विप्ड जो आपका पूरे का पूरा पंजाब सेफ सिटी है वो कैसे रन करता है, उनका डाटा सिस्टम कैसे करता है, 1122 कैसे काम करता है, खवातीन को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। सो यू नीड टू शो केस के किस तरह से है। दूसरा जो है वो वहाँ पे आर्टिजन्स जो हमारी खवातीन है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान वो आई हुई हैं, और इसमें मैं अगेन खराज तहसीन दूंगी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जो कि पंजाब का है। दे आर रियली डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क वहाँ पे शी थ्रेड के नाम से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो खवातीन काम करती हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर उसको वो एक्सपोर्ट्स के साथ लिंकअप करती हैं, ट्रेड के साथ लिंकअप करती हैं। वो खवातीन आई हुई हैं, बहुत सारे डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आई हुई हैं जो इस पर काम कर रही हैं। तीसरा वहाँ पे इनोवेशन का एक जोन है जिसमें पाकिस्तान हैज़ एक्चुअली सेट अ प्रेसिडेंस, नॉट ओनली सेट अ प्रेसिडेंट बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द अदर कंट्रीज एज वेल, जो कि खवातीन जो कि फार्मर्स खवातीन हैं जो एग्रीकल्चर में या क्रॉप्स में जाती हैं और वो अपनी बाजू अपनी टांग कोई लूज़ कर जाती है, बच्चे लूज़ कर जाते हैं या मर्द हजरात लूज़ करते हैं, AI प्रोस्थेटिक लिम्स वो बनाते हैं, उनके साथ वो लगाते हैं, दे कैन गेट बैक टू द वर्क, एंड दैट इज टू इजी। तो इस तरह की इनोवेशंस वहाँ पे हैं। रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे हमारा पूरा पोर्टल बना है वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस के साथ जो कि नेशनल असेंबली को सपोर्ट दी गई है। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पे शोकेस की गई हैं, और इसकी खूबसूरती ये है कि कुछ हम उनसे सीखेंगे 57 कंट्री से, कुछ वो हमसे सीखेंगे। ये भी मेंशन करना जरूरी है क्योंकि अक्सर हमें ये लगता है कि शायद हमारे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा ना। नहीं सबीन, मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन कीजिएगा कि बैनुल अक़वामी सतह पर जब हम जाते हैं ना तो दूसरे ममालिक इतनी सी भी चीज़ बनाते हैं ना वो शोकेस करते हैं, इतना ज़्यादा बताते हैं एब्सोल्युटली, और हम लोग इतना काम करके भी इतना सा भी नहीं बताते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आपका राइजिंग पाकिस्तान है या बाकी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान को शोकेस करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लोगों को पता होना चाहिए हमारी यंग बच्चियाँ क्या कर रही हैं, हमारी खवातीन क्या कर रही हैं, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अच्छा फहमीदा, लीडरशिप रोल की अगर बात की, जिस तरह आपने अभी शेजा फातिमा साहिबा की बात की, अच्छा मैं भी कुछ साल पहले की बात है एक कॉन्फ्रेंस बजट से रिलेटेड में होस्ट कर रही थी और मैंने
उस ऑडिटोरियम में लीडरशिप में मैंने लीडरशिप में तो क्या मैंने कोई खातून नहीं देखी वहाँ पे एंड आई वाज शॉक्ड मतलब बीइंग अ फीमेल मुझे वहाँ पे मुझे ये चीज़ फील हुई कि क्या अभी तक कुछ फील्ड्स को लेकर ख़वातीन पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा होता, ख़वातीन को इतना उनके माइंड में इस चीज़ को बिठा दिया गया है कि वो खुद आगे नहीं आ पा रही होती हैं। क्या अभी भी है कि नहीं? अच्छा, बजट में ख़वातीन नहीं आ सकती, फाइनेंस में या आईटी में, क्या आज भी? अच्छा, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। जो उड़ान पाकिस्तान है उसके 5 E's हैं, ठीक है, उसमें से एक इक्विटी एंड एम्पावरमेंट है। और उसमें अभी रिसेंटली हमारी डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि जी इस दफ़ा जो हमारी ई का फोकस है वो वुमेन लेबर फोर्स है, कि अगर हम इसको टैकल कर लेंगे तो बहुत आसानी से वो हो सकेगा। आपने जो बात की ना कि अभी भी ख़वातीन नहीं है, आई एग्री, लेकिन मैं आपको फिर कहूँगी कि इस दफ़ा की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, हमेशा से जब मैं देखती हूँ वुमेन कॉन्फ्रेंसेस तो पता चलता है सारे हेड टेबल्स पे मेल बैठे हुए हैं, आपकी जो डिसीजन मेकिंग टेबल्स हैं उसमें मेल बैठे हुए हैं, जो वुमेन पर्सपेक्टिव है वो आया ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि वुमेन आर नॉट रेडी, it's about कि how are we actually making them being part of the decision making role, वहाँ पे हम उनको कैसे लेकर आ रहे हैं। so it's not कि उनमें कैपेसिटी नहीं है या वो आना नहीं चाहती हैं, वो बिल्कुल आना चाहती हैं, लेकिन क्या आर्किटेक्चर एक्सक्लूजन का है, ठीक है, क्या उनको शामिल किया जाता है उनकी आवाज़ को, या वो सिर्फ एक ऐड ऑन है। सो मैं फिर अगेन कहूँगी इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक रियलाइजेशन है दैट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड इन अ वे कि वो ख़वातीन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो खुद भी हैं वो भी इस वक्त उनके स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं व्हेन इट कम्स टू द वुमेन एम्पावरमेंट। उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, मरियम नवाज साहिबा, वो भी एक लीडरशिप रोल पे हैं, बट देन अगेन हमें और ख़वातीन चाहिए। मैं आपको बताती हूँ इसमें वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस भी अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रही है। शाहिदा रहमानी साहिबा उसकी सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा नेशनल असेंबली में स्पेशल कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कमेटी है जो कि नफीसा शाह साहिबा देखती हैं। इसी तरह SDG को जो है वो हमारी शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा देखती हैं। सो आपके पास ये लीडरशिप है। मुझे जो इस वक्त है ना कि वो हमारी जो यंग एस्पायरेंट पॉलिटिकल या फ्यूचर लीडर्स हैं, हम उनको कैसे लेकर आए। UN वुमेन इस वक्त ताउन से जो है डिफरेंट डोनर्स के ताउन से लेकर आ रहा है, नेशनल असेंबली के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ 57 डिस्ट्रिक्ट्स पे हम लोग काम करें। यहाँ पे हम यंग लीडर्स को ट्रेन करेंगे, मेंटोर करेंगे, और उसमें से चाहे वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, या वो इस तरह से, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि उन आवाज़ों को, उन बच्चों को, उन यंग जो लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उनको हम इसका हिस्सा कैसे बना सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कहाँ से? पॉलिसीज़ आ गई हैं, बजट भी एलोकेट हो जाएंगे, लेकिन हमेशा जो ट्रांसफॉर्मेशन है या चेंज है वो आपकी ग्रास रूट से आएगी। सही बात है। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर रियली कीन इनटू। और उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के साथ हम लोग जो है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट के साथ मिलकर हम एक और पॉलिसी पे काम करें, एंड वी आर अगेन वेरी प्राउड टू पार्टनर विद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स की पॉलिसी जो है बहुत सून लॉन्च हो जाएगी, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब ही के साथ मिलकर लॉन्च होगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप ख़वातीन को आगे लेकर आना चाहते हो तो उनके लिए वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि जहाँ पे उनका ख्याल रखा जाए, जहाँ पे उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेकर आए, ताकि उनके पीछे ये ना रहे मैंने बच्चे को उठाना है स्कूल से, मैंने घर में ये सब कुछ करना है। एट द सेम टाइम शी शुडंट बी स्ट्रगलिंग विद सेवरल अदर थिंग्स जो कि हमारे मेल कॉलीग्स, सॉरी जो कि हमारे मेल कॉलीग्स के जहन में नहीं आता है। अगर उसने पार्लियामेंट में जाना है या असम्बली में जाना है या डिसीजन मेकिंग की टेबल पर बैठना है, अगर उसके जहन में ये है कि मेरे बच्चा स्कूल में है और मैंने उसको वहाँ से उठाना है, या मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है जिसका मैंने ख्याल रखना है, हम उसको, तो ये जो OIC कॉन्फ्रेंस है ये उन लाहे अमल्स पे बात करेगी, उन स्ट्रैटेजीज़ पे बात करेगी, उस डिक्लेरेशन पे बात करेगी। अगले 2 साल में पाकिस्तान एज अ चेयरपर्सन टुगेदर विद द 57 ऑर्गेनाइजेशंस हम वो ऐसी क्या इनेबलिंग फैक्टर्स डाल सकते हैं विच कैन इंक्रीज वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड ऑल्सो डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इससे पहले जो आपने बात की ना, हम अक्सर अभी भी बात करते हैं इक्वालिटी के, बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि एक तरह से आप एक पेज पे तो लाएं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पर्सपेक्टिव से भी, या क्योंकि हम इक्विटी की बात करते हैं, अब
इसको कितना हाईलाइट किया जा रहा है इस देखिए हवाले से? ये मैं जो अनपेड केयर की मैं आपकी बात कर रही थी ना कि ऐसी जो केयर इकॉनमी है ये बहुत नया सब्जेक्ट है और इस पे अगेन हम लोग केयर इकॉनमी का मतलब ये है कि आपका क्या अगर एक खातून ऑफिस आती है तो डे केयर वहाँ पे है ताकि वो सही अपने बात है। बच्चे को वहाँ पे रख सके और इस तरह अगेन पंजाब इज़ एक्चुअली ओपनिंग अप 650 डे केयर सेंटर्स ओके ठीक है विद द हेल्प ऑफ वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ठीक है Nice. तो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं इसी तरह पॉलिसीज बन रही हैं लेकिन पाकिस्तान में केयर इकॉनमी के ऊपर अभी पॉलिसी नहीं है एंड देन टुगेदर विद द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट एंड यूएन वुमेन और हुकूमत पाकिस्तान मिल के पाकिस्तान में सून जो है केयर इकॉनमी पे बात करेंगे क्योंकि उसमें इक्विटेबल चीज़ों की बात आएगी ताकि आप ये समझ सकें कि जो खवातीन पीछे हैं हम उनको इस दौड़ में आगे कैसे लेकर आ सकते हैं चाहे वो डिसेबल खवातीन हैं चाहे वो मार्जिनलाइज हैं डिप्राइव हैं अर्बन एरिया से अर्बन स्लम्स में हैं या रूरल एरिया में हैं उनको हम कैसे आगे लेकर आ सकते हैं ताकि वो भी अपना एक बहुत कलीदी किरदार अदा करें व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए खवातीन को एज एन एड ऑन लेकर ना आए बल्कि मैं हमेशा कहती होती हूँ उनको एज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएंगे तो Yes. पाकिस्तान कैन रियली प्रोग्रेस ऑन अ मल्टीपलर टाइम्स वो बहुत क्विकली ट्रांसफॉर्म बिकॉज वी हैव द पोटेंशियल एक्चुअली एब्सोल्युटली फहमीदा साहब देखिए हम अक्सर बात करते हैं माँ के पर्सपेक्टिव से कि बच्चों की टेक केयर उसका डे केयर होना चाहिए बिकॉज बच्चों की ज़्यादा जिम्मेदारी प्राइमरली तौर पे हम देख रहे हैं माँ के ऊपर है हमारे घर में वालिदैन बूढ़े सीनियर सिटीजन ज़रा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम देखते हैं ख़वातीन पे ही ज़्यादा हो रही होती है क्या उस हवाले से भी हम कुछ काम कर रहे हैं या हमें लगता है कि ये एक मुश्किल डोमेन है क्योंकि जहाँ पे अगर बात भी हो तो फ़ौरन कहते हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ा रहे हैं आपको काम की पड़ी हुई है आपको माँ की फ़िक्र नहीं है वालिद की फ़िक्र नहीं है घर के बुज़ुर्गों की फ़िक्र नहीं है या घर में अगर कोई फॉर एग्जाम्पल बीमार है उसकी फ़िक्र नहीं है तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन जानेंगे आई हैव अ मदर जो कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट भी हैं एंड शी इज़ ऑल्सो ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट तो मुझे ये है कि मुझे उनका ख्याल रखना वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती हैं वो प्रायोरिटी होती हैं इसी तरह हमारे कई ऐसी वर्किंग वुमेन हैं जिनकी प्रायोरिटी उनके एल्डरली पेरेंट्स भी होती हैं एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ एक खातून ही से क्यों तवक्को की जाती है कि वो अपनी माँ का या वो अपनी सास का या वो अपने शौहर का ख्याल रखेंगे एंड आई थिंक इट्स एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं छोटी छोटी बातें हैं कि अगर घर में बच्चा है तो माँ ही फीडर बना के क्यों देती है बाप भी बना के दे सकता है अगर घर में औरत है उसका शौहर भी है तो दोनों मिलके कुकिंग भी कर सकते हैं दोनों मिलके बच्चों का ख्याल भी रख सकते हैं और मैं आपको एक और बात बताऊं मैं इससे पहले जब मैं यूनिसेफ में थी बट आई हैव सीन कि जो पॉजिटिव पेरेंटिंग है दैट एक्चुअली इंक्रीज द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन और वो जिस तरह से प्रोग्रेस करते हैं अपनी स्कूलिंग में और अपनी आगे फर्दर लाइफ में दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट वर्सेस बोथ कि जहाँ पे सिर्फ एक खातून बेचारी के ऊपर सारा बर्डन डाल दिया अच्छा जाता है। आप अगर दो बच्चों को बिठाएं मैं मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं सारे लोग और पहले से माजरत अगर लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगे इस हवाले से बट आप अगर दो बच्चों को बिठाएं एक जिनकी मदर वर्किंग है एक जिनकी मदर वर्किंग नहीं है मैं बाहर प्रोफेशनल वर्क की बात करूं घर में तो जाहिर है डोमेस्टिक वर्क अच्छा खासा कर रही होती हैं सारी खवातीनें दो बच्चों में आप फ़र्क देखेंगे क्यों क्योंकि जो खातून बाहर जाके काम करती है वो दुनिया की समझ बूझ लेके अपने बच्चे में डालती है वो कॉन्फिडेंस वही ग्रूमिंग उस लिहाज से वो बच्चों को ग्रूम करती है तो ये एक बड़ा Exposure होता है फ़र्क ना होता है उसका। एक एक्सपोजर होता है एक्सपोजर के पर्सपेक्टिव से ये एक फ़र्क आता है ऑब्वियसली नॉट 100% हम लेकिन जो मेजॉरिटी मैंने केसेस देखे वो ये है कि वो खातून खुद इंडिपेंडेंट होती है स्पेशली वो अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाती है एक्सपोजर लेके अपने बच्चे को वो उस तरह से ग्रूम कर अच्छा लेती है इसमें कई डायमेंशंस हैं सभी उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसी खवातीन जैसे हमारे से पहली वाली जनरेशन हैं वो वर्किंग वुमेन नहीं थी लेकिन उसमें जो एक फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था दैट वाज तरबियत Yes. ठीक है अब वो तरबियत जो थी वो खाली माँ की जिम्मेदारी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बाप की भी जिम्मेदारी है वो घर के बड़ों की भी जिम्मेदारी है हम सारा बर्डन अनफॉर्चुनेटली उस खातून पर डाल देते हैं अब वर्किंग वुमेन है तो उसको फिर उसके ऊपर है कि जी वही एक्सपोजर इंडिपेंडेंट लेकर अब मैंने वर्किंग वुमेन में कई ऐसी खवातीन देखी जो अपने बच्चों को ऑफिस में भी अपने साथ लेकर आती है दैट्स अ बेस्ट पार्ट क्योंकि जो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जो बच्चों का अपना एक इंट्रैक्शन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी वो इन्हांस होती हैं दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग लेकिन एट द सेम टाइम इट्स अ बोथ कि वहाँ पे अगेन जो
रियलाइजेशन है ना, हमारे यहाँ जो सोशल नॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़वातीन पर डालती है, विच आई बिलीव इट शुड बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, कि जहाँ पे मर्द और औरत दोनों मिल के अगली जो आने वाली जनरेशन है, हम कहते हैं हाउस वाइफ, छोटे छोटे लव्स है ना, आप उसको आर्किटेक्चर ऑफ फ्यूचर जनरेशन क्यों नहीं कहते? नहीं कहते ना, ठीक है, हम आप तो सीधा कहते हैं वो काम ही नहीं करती क्यों नहीं कुछ। कहते? सो आई मीन हाउस वाइफ का क्या मतलब है, होम मेकर क्यों नहीं कहते हम? सो यू नो लाइक हाउस वाइफ भी वो घर की सिर्फ एक It's a जो है, full-time job. आप सोचिए इट्स अ फुल टाइम जॉब, एक दिन छोड़ दे वो खातून, अनपेड जॉब। एग्जैक्टली वो एक दिन छोड़ दे, आप देखें क्या होता है, सारे घर का निजाम धर्म भरम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा, हम बड़ा प्राउडली कहते हैं फहमीदा यहाँ पे कि घर में अम्मी बीमार हो ना तो पूरा घर का सिस्टम हिल जाता है। Absolutely. हम इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं समझ रहे कि क्यों हिल जाता है सिस्टम। हाँ, माँ को भी रेस्ट की जरूरत है, घर Yes. की औरत को भी रेस्ट की जरूरत है। Absolutely. अगर आपका घर का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि सब लोग मिल के काम करते हैं, तो किसी एक शख्स को अगर रेस्ट की जरूरत है तो उसको गिल्ट नहीं फील होगा एक दिन बीमार हो और देखिए ये इट्स इंटरजनरेशनल इफेक्ट, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें बात की जाए, इसके ऊपर बात से बात निकले, बात से बात निकले, प्लस काम पे काम हो, ये बड़ा Absolutely. ज़रूरी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह देखें हो भी रहा है। आपने जिस तरह आगाज़ में कहा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें कि किस डोमेन में काम बहुत कम हुआ है और हमें मजीद का, जैसे सेहत की बात आती है कि वहाँ पे ज़्यादा काम करें, बिकॉज हमें और सभी अक्सर इस प्रोग्राम पे बात करते हैं कि ख़वातीन की सेहत पे ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है, ताकि प्रायोरिटाइज़ करें, बिकॉज सेहत होगी तो वो काम कर पाएंगे। फहमीदा साहब, अब वक्त बड़ा मुख्तसर था, बट थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद हैं, इट्स ग्रेट टू हैव यू। और बाय आज के दिन और चीज़ें सामने हमारे आते रहेंगी, जिस तरह हमें बताया कि वहाँ पर स्टॉल्स भी हैं, वहाँ पर जिस तरह से डिफरेंट डोमेन में ख़वातीन काम कर रही हैं और हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। बड़ा ज़रूरी है कि वाकई वो एक नॉलेजमेंट भी मिले उन ख़वातीन को, प्लस हम दिखाएं भी कि एज अ स्टेट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग ने उसमें अचीव कर, क्या हमारी सोच है, क्या हमारा विजन है। ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। जो राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम हमेशा कहते हैं कि अपने सुबह का आगाज़ पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए, एक्सरसाइज के साथ करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं शुएब कि हम हाई इंटेंस वर्कआउट नहीं कर सकते सुबह सुबह, एनर्जी नहीं होती उतनी या दिल नहीं कर रहा होता। चलें आप ये बात कर लें दिल का मसला होता है। दिल का मसला हो जाता है काफ़ी, तो उसमें कोशिश ये होती है कि चलो कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें। कुछ लोगों की तो फिज़िकल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वाकई उनको उस तरह की जो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और ये वो भी मुश्किल लग रही होती है। लेकिन वो कहते हैं योगा स्टार्ट करें। योगा कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। मैंने अक्सर आप शायद कुछ सक्सेसफुल ख़वातीन की भी अगर हम बात करें तो हम उनसे जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि योगा ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। मैंने सुना योगा फोकस बहुत इंप्रूव करता है। फोकस इंप्रूव करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करता है, आपकी मेंटल हेल्थ आपकी इंप्रूव करता है। सबसे बड़ी बात ये है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम योगा नहीं करते पूरे दिन में तो हमें लगता है कि हमारा दिन इनकम्प्लीट है, हमने कुछ मिस कर दिया अपने दिन में। Absolutely. सो ये हैबिट कैसे डेवलप की जाए, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, योगा के ओवरऑल क्या फ़वाइद हैं, मेंटल हेल्थ के हवाले से आज इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी योगी नाहीद के नाम से मशहूर हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं और आपका बहुत सालों का तजुर्बा है जिससे आपने बहुत सारी जिंदगियाँ 40 साल से करवा रही हैं 40 योगा। साल। वाओ, लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खुद कैसे आई टुवर्ड्स दिस योगा करवाना है? योगा की फील्ड में किस तरह से मैं एंटर हुई, ये एक स्टोरी है बहुत ज़्यादा। मैं मतलब इस तरह से डिप्रेस हो गई थी, इवन कि मैं चाह रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँ। ओह, तो मेरे पहले जो टीचर थे ना, योगी वजाहत, शायद पता होगा, इंडस बिल्कुल टीवी जानते पे हैं पढ़ाते उनको। थे, जी, जी, ब्लैक कैप वेयर जी करते जी हैं। बिल्कुल। वो मेरे पहले टीचर हैं योगा Okay. के। तो मुझे पता चला उनका, तो मैं बस रोते हुए ना मैंने उनको फ़ोन किया कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अभी आप कैसे बैठी हुई? मैंने कहा मैं सोफ़े पे, ज़मीन पे बैठ जाओ। अच्छा, उस ज़माने में मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, आज से मतलब आप समझे कि 90s की मैं बात कर रही ठीक हूँ। है। आप ज़मीन पे बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठो, उनका इस तरह से चौकड़ी मार के और पाँव दोनों को मिला लो और जो बटरफ्लाई का अंदाज़ है इसको इस तरह से करना शुरू करो। उन्होंने मुझे गाइड किया, मैं करना शुरू कर दिया। मैं रोती जा रही, कह नहीं आप खामोशी से कीजिए नाहिद, तो मैं आपको शाम को फिर कॉल करूँ। मैंने कहा इन्होंने क्या बताया, मैंने इनको कुछ हेल्प के लिए कहा, इन्होंने मुझे बता के इधर छोड़ दिया कि शाम को ये फ़ोन क्या करूँ। तितली बन के बैठ जाओ? नहीं, ये आप करते रहो। और आप यकीन जानो कि मेरा हाल में कोई 5 मिनट गुजरे होंगे ना, तो मुझे ऐसा सुकून सा मिलना शुरू हो गया। मैं और करती गई, इवन के दोपहर तक मैं ऐसे बिल्कुल फिट थी कि कुछ हुआ ही नहीं। शाम को उन्होंने फ़ोन किया, हाँ जी सुनाइए क्या हाल है। मैंने कहा आपका इंस्टीट्यूट किधर है?
कह रहे सुबह तो आप कहते मैंने सुसाइड करना है। मैंने कहा मतलब ये क्या मुझे में कैसे चेंज आया ना। आप यकीन जाए बिल्कुल मैं फ्रेश थी और खुश थी। तो वो तो मुझे बाद में पता चला कि ये बटरफ्लाई जो है ना वो आपके सारे मसल्स को ये अलाइन करता है, ब्रेन को सारे आपके उसको थॉट्स को चेंज कर देता है। तो योगा जो है ना वो तो मैंने इस तरह से शुरू किया। मैंने कहा ये तो आप यकीन जाने मुझे इतना उसमें इंटरेस्ट आया इतना ज़्यादा कि मैंने तो इसको सीखना ही सीखना है। फिर तो मैं सारा कुछ अपना सेल कूद करके तो मैं कराची जाके तो उनके बैठ गई। फिर मुझे कहते थे कि ये मेरी लाडली स्टूडेंट है। 18 साल फिर मैं उनके पास सिर्फ सीखती रही मैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं तुम्हें और सीखना चाहिए और टीचर्स के पास जाओ, बाली जाओ, उन टीचर्स के पास जाओ। फिर मैं बहुत सीखती रही। फिर मैं इस वक्त मेरे 5 गुरु हैं जिन्हों से मैं स्पिरिचुअल योगा वो हर तरह से वो चीज़ें। अच्छा, बाली में काफ़ी लोग जाते हैं सीखने के। और यूके से मैंने सीखा स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, NLP, मतलब फिर मैं सीखती चली गई। स्टिल अभी तक मेरी जो है ना वो चल रही है ट्रेनिंग। जहाँ से मुझे पता चलता है मेरे टीचर्स को नया कोर्स है मैं उसमें इन हो जाती हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। क्योंकि ये मैं आपको बताऊँ ये भूख है। आप इसमें उतरते जाओ। इसमें मैंने एक दो अपने टीचर से कहा कि ये कितनी नॉलेज है। जब आप सिखाते हो कोई नई बात होती है, कहने आपकी एज क्या है, तो मैं बताया कहने इस तरह से 3 और एज ले आओ ना तो ये नॉलेज नहीं खत्म होगी। इतना वास्ट है जी। योगा को एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज तस्वर किया जाता है, क्या ये वाकई ऐसे है या कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी बड़ी एनर्जी लगती है इसमें। करो पता चले। हाँ मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल यस, तो बहुत एनर्जी मैं लगती आपको है। बड़ा मुश्किल लगता है। यूनिवर्सिटी में इस पे सर्च हुई और उन्होंने कहा कि ऐसी क्या चीज़ है फिटनेस के लिए ना, मतलब जुम्बा है, कार्डियो है, जुम्बा है, रनिंग है, स्विमिंग है, क्या चीज़ है ऐसी क्या की जाए जो मुकम्मल हो कि अब इसके बाद ज़रूरत नहीं। उसमें पता क्या आया सर्च में 12 टाइम्स सन सैल्यूटेशन ओनली। ओके, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। और आपको मैं बताऊं कि मैंने खुद सन सैल्यूटेशन से 1 महीने में 5 to 10 kg कम करवाया लोगों सन का। सैल्यूटेशन जी। व्हाट्स दैट? ये पोजेज हैं योगा पोज के। है, अच्छा। जी। तो उसका साइकिल होते हैं, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, एक उससे साइकिल वजन भी गिरता है? मैं आपको बता रही हूँ 5 to 10 kg। हमें तो लगता है कि नहीं खाएंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर जाके वजन अब गिरेगा। ये स्मूथली आपको चेंज कर देता है ना। ये माइंड, सोल एंड बॉडी की अलाइनमेंट है। ओके, योगा का मतलब ये जोड़ना, ये आपकी सारी चीज़ों को आपस में जोड़ देता है। फिर तो आप कहीं नहीं जाते हो, ना आप डिप्रेस होते हो, ना आपको गुस्सा आता है, कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ा मिरेकल है। ये मैजिक है आपके अंदर से जो निकलता है। मैं कहती हूँ जो नहीं करता ना, मुझे अफसोस होता है इनको क्यों नहीं पता है। अच्छा, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं स्टार्ट में, एंड में, बड़ी हेल्पफुल होती हैं। अनपॉपुलर ओपिनियन, मैंने जब भी ट्राई किया, मेरी गलती होगी इसमें, शायद मैं सही तरीके से नहीं करती होंगी, या मैंने 3-4 इंस्ट्रक्टर्स मैंने ट्राई किए। आपको इंस्ट्रक्टर सही नहीं मिला। अच्छा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि अगर आपको सही गाइड किया जाए और आपकी ब्रीदिंग सही ना हो। मैं मान ही नहीं सकती। ब्रीदिंग जो है ना आपकी वो एनर्जी है कि आपको चेंज कर सकता है विद इन 5 to 10 सेकेंड। ऐसे कैसे हो सकता है? आप जितने डिप्रेस हो, आंखें बंद करो। अब भी मैं आपको आप करवा के देती हूँ। आप आंखें बंद कीजिए और मैं सिर्फ आपको कहूँगी कि आपने इनहेल करना है। करवाएं जी प्लीज। इनहेल आपने करना है। आपने सिर्फ देखें, आपने आंखें बंद कर लें और सांस लें। सांस आपने पेट में भरना है। देखें चेस्ट में, ऐसे नहीं। सांस होता है, आप सांस लें तो आपका पेट फूलना चाहिए। स्लोली आप देखिए, मुझे देखिए, पेट तक आप सांस लेके जाएं। आपको पता है सांस लेने की आवाज़ कुछ और होती है, निकलने की और होती है। जब लेंगे तो कूलिंग जितनी एनर्जी अंदर जाएगी, जब बाहर निकलती तो एग्रेसिव होती है। आप देखिए उसकी चेंज होती है, साउंड चेंज होती है। लेते हुए कभी ऐसी साउंड नहीं आएगी। वो जितनी आपकी नेगेटिविटी जब वो निकलती है ना तो वो एग्रेसिव हो जाती है। हाँ, ज़ाहिर टेक्निक जो है वो बड़ी मैटर करती है। अच्छा नाहिद साहिबा, आपने काफ़ी ज़िंदगियाँ बदलते हुए देखी होंगी अपने सामने, कि आपके पास बहुत डिप्रेस लोग आते होंगे कि हम योगा स्टार्ट, या हेल्थ कंसर्न के पर्सपेक्टिव से भी कि हम योगा स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई एक केस बगैर नाम लिए आप कोई स्टोरी अगर हमसे शेयर करना चाहें, सो दैट बहुत सारे लोग इस वक्त जो देख रहे हैं वो इंस्पायर हो सकें। ज़िंदगियाँ तो बहुत बदली हैं, इतना ज़्यादा कि मेरे पास इस तरह से आते हैं कि हमने डिवोर्स लेनी है, बच्चों को मेरा दिल चाहता है इनको मार दूँ और निकल जाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँ। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप सब आप सिर्फ मुझे आधा घंटा दें, आप अभी आप सारा कुछ ठीक हो जाएगा।
कहने लगी नहीं हो ही नहीं सकता, मैंने बहुत सीखा, मैंने ये ट्रेनिंग ली, वो ट्रेनिंग ली, 1-on-1 सेशन लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, मैं इस दुनिया से तंग आ चुकी हूँ, मुझे तो अब भी ऐसे फेक लग रहा है कि आप भी जो बता रही गलत है, मुझ में चेंज लाएँ तो फिर मैं देखूँ। टोटली आप यकीन जाने, मैंने सिर्फ 1 घंटा उनके पास बैठी हूँ, उनको कुछ काउंसलिंग की, कुछ किया और उनको टेक्निक्स बताएं कि ये आप कर लें। आप यकीन जाने उसके बाद जब उन्होंने आँख खोली ना तो यूँ ही बैठी हुई थी ट्रांस उसमें। ओके नहीं ऐसा कैसे, चेंज हुई हैं बस। और मैं आपको एक केस बताऊं, मेरे पास एक कोई आया, मुझे कहने लगे कि नाहिद आप मेरी हेल्प कर सकती हैं, मेरी इस वक्त बीवी जो है ना असाइलम में है, पागल खाने में है, और आप उसको क्या हेल्प कर सकती हैं। मैंने कहा मुझे बताएं, थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, क्या हुआ। कहने लगा कुछ नहीं, बस हम लोग वहाँ वेकेशंस पे गए हुए थे, वहाँ इनकी फ्रेंड का फ़ोन आता रहता था और वो किया, मैंने कहा बंद कर दो, हम वेकेशंस पे हैं। लेकिन जब बात करते बस ये आई है, घर आई है, इसको गुस्सा, जग फेंक, वो कर वो खा। मेरे फादर ने कहा कि इसको लेके जाओ डॉक्टर के पास, को ज़रूरत है, ये ठीक नहीं है। मैं लेके गई, उन्होंने शॉक वगैरह उसको लगाया, इलेक्ट्रिक शॉक, कहते अभी वो वहाँ पर है। आप देखें हम लोग, आप यकीन जाने हम लोग का जो अराउंड के लोग हैं ना, आप उनको चेक करें कि हम लोग के आसपास के लोग कैसे हैं। अगर आपके आसपास डिप्रेस लोग हैं, 4-5 लोग हैं, 6ठे महीने में आप डिप्रेशन का मरीज आप हो गए। क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत करते। और उसके साथ यही हुआ, बहुत खुशहाल फैमिली से वो थी, अच्छी थी, वो सारा फ़ोन कर, अच्छा तुम शॉपिंग पे आई हुई हो, मेरा तो मियाँ कहीं मुझे लेके नहीं जाता। अच्छा फिर उस फ़ोन करिए, कहाँ जा रही हो, मैं तो बोर्डिंग करवा रही हूँ, हम लोग घूमने जा रहे। अच्छा वहाँ भी लेके जाता है, देखो मुझे तो लेके नहीं जा। वो मतलब उसकी वो सोच के, और वो इतना डिप्रेस हुई उसका सोच के कि ये भी लाइफ है, बेचारी कुछ जा नहीं रही है, अपनी लाइफ को नहीं वो देख रही, वो उसको देख रही है। जो अपनी अच्छी चीज़ें हैं उस पर हम फोकस नहीं करते। बड़ा दुरुस्त आपने कहा, वाकई हमारे यहाँ अक्सर हो रहा होता है। और मैं आपको बताऊँ, एक कैंसर पेशेंट, उसकी डेथ भी हुई। मैं 4th स्टेज कैंसर को अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रूफ दे सकती हूँ, वो 4th स्टेज से 0 पे आई है। योगा से? जी, योगा से, इसी थेरेपी से। लोगों को पता है, मैं गलत नहीं कह रही। 4th स्टेज 3rd स्टेज कैंसर को मैंने हील किया है। हीलिंग जो है ना, वो आप योगा से, ब्रीदिंग से इतनी कमाल आप कर सकते हो, आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ टोटली चेंज हो सकती है। योगा का बेस्ट टाइम क्या है? योगा का देखें, बेस्ट टाइम तो इसका मॉर्निंग में है, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ी सी बॉडी स्टिफ होती है, तो इसलिए मैं उन लोगों को कहती हूँ कि अगर 4 से 5 बजे 6 बजे के दरमियान बेस्ट टाइम है। उस वक्त बॉडी फ्लेक्सिबल भी होती है, आप आराम से कर भी सकते हो। बिल्कुल ठीक है। सोलो योगा या ग्रुप योगा? सोलो करना चाहिए। ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। वक्त बड़ा मुख्तसर था, बट जिस तरीके से माशाल्लाह आप विद वेरी वास्ट एक्सपीरियंस आपने इलाज से मुतालिक बात भी की है, आपने जनरली आपकी वेल बीइंग से मुतालिक बात की है, मे इट बी वेट लॉस, मे इट बी हेल्थ और डिप्रेशन से सॉरी मैं बात बताती हूँ। ये आपकी लोग बुटॉक्स करवा, ये करवा, वो करवा, ये एज रिवर्स भी करती है, एज स्टॉप भी, ये भी देखे हमने। आप मुझे एज बताइए अभी। राइट नाउ आई एम 70। अब मेरा आईडी कार्ड देख सकते हैं, सब मेरे वाओ। So she is 70 and माशाल्लाह just because of this yoga thing। I'm blessed जी। और देखें ना, वरना हमारे यहाँ 70 क्या 50 के बाद कोई ना कोई इशू स्टार्ट हो 40 जाता को है। हम बुढ़ापा कहना शुरू कर देते हैं, हमारे माइंड में ये 40 के बाद तो जवानी शुरू। अरे वाह क्या बात है। वेरी यंग नाहिद साहब साथ हमारे मौजूद थी, बड़ा हमने एंजॉय किया और बड़ा इंस्पायर हुए हैं हम इनसे। एक ब्रेक की तरफ बड़े नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद विद एन अमेजिंग गेस्ट, जिनको हमने कई सालों से माशाल्लाह इस तरह प्रोग्रेस करते देखा कि हमेशा ही जब हम उनसे मुलाकात करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बात करें उस पाकिस्तानी की, बल्कि पहली वो पाकिस्तानी खातून जिन्होंने 12 चोटियां सर कर लें, जो 8000 मीटर से बुलंद चोटियां हैं। 13th चोटी कब सर करने वाली है नाइला? आज सरप्राइज देने जा रही है, राइजिंग पाकिस्तान में सरप्राइज देना चाह रही हैं। एब्सोल्युटली। बड़ी कम यहाँ पे होती है, लेकिन जब भी होती है हमारी कोशिश होती है कि हम इस सेट पे जरूर बुलाएं, क्योंकि मैं और शोएब पर्सनली उनकी जर्नी से बहुत इंस्पायर होते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंतजार करते होंगे कि ऐसी खवातीन से मुलाकात हो सके आपकी टेलीविजन के थ्रू ही से। सितारा इम्तियाज नाइला कियानी इस वजह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पहाड़ को देख के पहला ख्याल नाइला जहन में क्या आता है? पहाड़ को देख के ये
ख्याल नहीं आता कि हाँ ये नहीं आता। मैं यूजुअली पहाड़ नीचे से देख के एंजॉय करना चाहती थी और अभी भी आई रियली एंजॉय। तो आई डोंट नो हाउ आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग। ओके और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि एडिक्शन हो जाती है आपको कि एक के बाद दूसरी चोटी, तीसरी, चौथी, और उसके बाद फिर स्टॉप नहीं लगता, लेकिन 12 के बाद भी अब तीसरी का प्लान है, 13वीं का। यस प्लान बेसिकली मैं 14 वीक्स करना चाह रही हूँ, जो कि 8000 मीटर से ऊपर है दुनिया में। तमाम 14 है। 14 बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है, आई डोंट नो हाउ 12 हो गई हैं और 2 रह गई हैं। तो ये मुझे खुद भी कभी सोच के यकीन नहीं आता कि 5 साल पहले मेरे लिए भी इम्पॉसिबल था और माउंटेनियरिंग कम्युनिटी के लिए भी ये कभी किसी ने सोचा नहीं था पाकिस्तान में होगा। तो 2 रह गई हैं, एक इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में प्लान है वो। उसमें चाइना का परमिट का वेट कर रहे हैं। चाइना कभी कभी वो थोड़ा सा मुश्किल करता है, बट यस आई एम ट्रेनिंग फॉर दैट। तो इंशाल्लाह मुश्किल क्यों करता है? कुछ लोगों को परमिट जारी होते हैं, रश ना हो जाए, वेदर का होता है मसला, क्या इशू होता है? चाइना वो उधर इतना उनको माउंटेन टूरिज्म की परवाह नहीं है, फोकस नहीं है, फोकस नहीं है उधर। तो वो उधर कोई एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी साल पहले, उसके बाद मतलब बाकी माउंटेन्स पे भी होता है, बट फॉर सम रीज़न इस माउंटेन पे वो बड़ी मुश्किल से परमिट्स देते हैं। और उनकी टीम भी अभी चेंज हुई है, जो तिब्बत माउंटेनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है, उनकी सारी टीम चेंज हुई है। तो वो अपनी मर्जी के मालिक हैं बेसिकली, उनका कोई पॉलिसीज़ वगैरह नहीं है। चलिए वो भी होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसको भी थोड़ा सामने रखते होंगे इन ऑल दैट, बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉलिसी लेवल पे शायद हमारी समझ में इस तरह से नहीं आ रही होती। बट वी रियली होप कि आपको परमिट मिल जाए, सिंस एक जो एथलीट है, जो माउंटेनियर है, उसकी ओवरऑल भी तो जर्नी देखी जाती है ना कि उसका कितना एक्सपीरियंस है। तो आई एम श्योर 12 के बाद तो है आपको परमिट, वी होप एंड वी प्रे कि आपको ज़रूर मिल जाए ओवरऑल। नाइला, बच्चों में से भी किसी को आगे आप ट्रेन करी हैं, शौक है, या भी बहुत छोटे हैं? वो छोटी हैं दोनों, एक 5 साल की, एक 7 साल की है। और क्लाइंबिंग, अगर वो क्लाइंबिंग करेगी ना तो मेरा दिल मतलब अपनी क्लाइंबिंग नहीं होगा माँ का दिल नहीं छोटी छोटी क्लाइंब वो ठीक है, क्योंकि बेसिकली कोई भी स्पोर्ट है ना, स्पेशली इन माय ओपिनियन एडवेंचर स्पोर्ट है, उससे आप बहुत ज़्यादा स्किल्स सीखते हैं, लाइफ स्किल्स जो स्कूल में नहीं आप सीखते या वो वर्क प्लेस पे नहीं सीखते। तो मतलब 6000 तक 7000 तक भी ठीक है। तो वरना मेरा ना, आप वहाँ पे फिर माउंटेनियर नहीं, आप माँ हैं। माँ हूँ बिल्कुल वहाँ पे। मैं मना नहीं करूँगी उनको अगर उनका शौक है, बट आई वांट टू, मैं उनको इंकरेज करती हूँ स्पोर्ट्स खेलने में और एडवेंचर एक्टिविटीज़ में ना, मैं उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज करती हूँ कि वो कुछ आगे खुद ही से उनका इंटरेस्ट बाद में डेवलप हो। आपकी इस पूरी जर्नी में एक ऐसा नाम जो कि आप लेना चाहेंगे, ये वो नाम है? वैसे तो बहुत से लोग होते हैं, आपकी फैमिली भी होती है, सपोर्ट सिस्टम होता है, बट एक नाम जो आप कहें कि डे 1 से लेकर अभी तक ये है जिन्होंने मुझे ना बहुत पुश किया है। मैं 2 नाम लूँगी दो। एक है सैमसन शरफ, एक्स ब्रिगेडियर सैमसन शरफ। वो इज़ लाइक अ फादर टू मी। उन्होंने तो बल्कि मुझे अडॉप्ट कर लिया है। और ये मैं नाम बेसिकली फैमिली से बाहर के ले रही हूँ, क्योंकि फैमिली का तो मैं हमेशा बात करती हूँ, फैमिली सपोर्ट करती है, सबको पता है। तो ये सैमसन सर ने बहुत ज़्यादा डे 1 से सपोर्ट किया, और बिल्कुल मैंने कहा ना, अडॉप्ट भी कर लिया मुझे। मेरे मेंटोर हैं, मैं उनसे क्लाइंबिंग, नॉन क्लाइंबिंग रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ। वो बिल्कुल एक फ़ादर की तरह मुझे वो एडवाइस करते हैं। तो उनका मैं ऑन एयर फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं उनके बारे में ना पोस्ट भी लिखना चाह रही थी, बट इट वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू से थैंक यू टू हिम ऑन लाइव टीवी। और एक अभी एल्पाइन क्लब के प्रेसिडेंट हैं इरफान अरशद सर। वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने प्रेसिडेंट होने से पहले भी वो आर्मी में थे, तो माउंटेन्स में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आर्मी की सपोर्ट की, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। तो ये 2 मैं स्पेशली, आपने अच्छा किया पूछ लिया, क्योंकि ऑन एयर मुझे खुशी इस बात की कि आपने ना बाकी रूटीन से हट के वो नाम लिया, वरना नॉर्मली होता है जी अम्मी हैं, अब्बू हैं, हस्बैंड हैं, वो बहुत, मैंने ना वो उनका बहुत ज़्यादा पहले ना, उनको पता भी है ऑलरेडी कि मैं उनका कितना फैमिली से हट के लोग होते हैं जो कि लेकिन फैमिली, मुझे लगता है कि फैमिली के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होती सपोर्ट करने के अलावा। अक्सर नहीं कर रहे होते ना, नहीं करते। अब बच्चे जो हैं वो जनरली आप देखते हैं फैमिली सपोर्ट कर ही होती है, करनी पड़ जाती है। आई थिंक वो ज़्यादा मैंने भी ये देखा, जब जो हाई अचीवर्स होते हैं, या तो फैमिली की सपोर्ट होती है या वो मजबूरी में फैमिली को करनी पड़ जाती है। तो वो यस, आप देखें आपकी बच्चियां आप नहीं चाह रही, माँ का ज़रा डर खौफ अपने जहन में, स्पेशली जितना आप समझती हैं इस फील्ड को, सो आपके जहन में डर और खौफ ज़रूर है। लेकिन अगर आपकी बच्चियां जाएंगी, करना चाहेंगी, तो आपके लिए मना नहीं करूँगी,
ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो वो भी ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब आज भी कोई आवाज़ आती है कहीं से, कोई कहने की कोशिश करता है कि नायला बस कर दो, क्या खुदा ना खास्ता लाइफ थ्रेटनिंग है, अब मत करो, इट्स फाइन, हो गया। मेरे फैमिली में ना फीमेल जितनी भी थी, अम्मी थी, मदर इन लॉ थी, सब ने मुझे ना बीच में बोला बस कर दो, अब क्या करना है। जितने भी मेल थे उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया कि ठीक है अगर इसने स्टार्ट किया और अच्छा करिए तो कोई नहीं। लेकिन फीमेल खवातीन से ये आता था कि बस कर दो, लेकिन अभी आई थिंक 2 रह गई ना, तो वो भी कह रहे हैं कि ठीक है मुकाओ एक दफा, इसको बस का पकाओ। So do you have a target कि 2026 में तो इंशाल्लाह आपकी 13th हो जाएगी, इन द नेक्स्ट ईयर 14th करके आप कहती हैं कि मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। क्योंकि पहले 2023 मैंने 6 मंथ्स में 7 की थी, लेकिन आई डिडंट एंजॉय दैट प्रोसेस। वो रिकॉर्ड्स थे वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन वो एंजॉय नहीं किया था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि बस आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बेटियां भी बड़ी हो रही थी, देन आई नीडेड टू गिव देम मोर टाइम। तो बस नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है इंशाल्लाह। मतलब मैं सबको कह के जाती हूँ कि दुआ करे कि खैर खैरियत से हो। आपके साथ बहुत दुआएं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं जी आपके साथ, अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे। आज एक और सवाल भी रखते हैं आपसे, क्योंकि देखें अक्सर कहते हैं कि भले K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट बट इट्स द मोस्ट टफेस्ट वन। थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप हमारे सामने रख सकें कि माउंट एवरेस्ट एंड K2, क्या चीज़ उसमें डिफरेंस क्रिएट करती है? बिकॉज हम अक्सर वीडियोस देखते हैं, बल्कि अभी इस सीज़न में जो माउंट एवरेस्ट की वीडियो आई थी तो वो ऐसे था जैसे लाइन से लोग जा रहे हैं। मतलब आई नो इट्स डिफिकल्ट बट स्टिल वो जो वीडियो थी ना, यार सॉरी पहुंच गए हैं, इतनी लंबी लाइन लगी माउंट एवरेस्ट पे, K2 में ऐसा नहीं होता रिलेटिवली। सो इतना क्या डिफरेंस है दोनों में? माउंट एवरेस्ट को ना आप ऐसे कह सकते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बिल्कुल मुश्किल है, नो डाउट, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। तो वो जो हाइट वाला जो चैलेंज है ना, वो तो डेफिनेटली है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन कम होती है उतना बॉडी मतलब एग्जॉस्ट हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल ने वहाँ पे बनाया हुआ है, रोप्स से लेके ओवरऑल, रोप्स से लेके शुरू से एंड तक, कुछ माउंटेन्स पे हर जगह रोप नहीं होती, ज़्यादातर मुश्किल माउंटेन्स पे ना, उस पे शुरू से लेके एंड तक। और उस पे कैंप 2 उसकी हाइट होगी 6200 से 6400 के बीच का एरिया ना, वो ऐसा बेस कैंप है। वहाँ पे कुछ के तो शावर टेंट्स हैं, वहाँ पे मेस टेंट्स हैं, किचन टेंट्स हैं, सब कुछ। तो आपको पता नहीं चलता, ऑफ कोर्स विद हाइट लो ऑक्सीजन के अलावा आपको पता नहीं चलता कि आप बेस कैंप पे हैं या ऊपर हैं। उसके अलावा कुछ लोग अनलिमिटेड ऑक्सीजन लेके जाते हैं, मतलब इट्स फ्राउंड अपॉन। वो अगर आप ऑक्सीजन यूज़ भी करें ना, तो ट्राई करते हैं हम लोग कि 7000 से ऊपर यूज़ करें। लेकिन वहाँ पे वो जो जिन्होंने टिक बॉक्स करना होता है, वो बेस कैंप से भी कुछ लोग कर रहे होते हैं, अनलिमिटेड ऑक्सीजन के पास होती है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे इतना अच्छा है। और वहाँ से जब लोग करके आते हैं ना, तो कैंप 3 कैंप 2 से हेली लेके नीचे आते हैं। वो फिर भी कहते हैं कि हमने क्लाइंब किया है, लेकिन हेलीकॉप्टर लेके नीचे आते हैं। तो लेकिन जो 14 पीक्स कर रहे होते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंसिडर नहीं किया जाता आपका ना पूरा, जब तक ये इवैक्यूएशन नहीं है। तो लेकिन K2 पे ऐसा नहीं। और माउंट एवरेस्ट कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो कि बिल्कुल स्टीप नहीं है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्लाइन कर जा रहे हैं, कर रहे हैं। K2 नीचे से लेके ऊपर तक लिटरली स्टीप है। कोई ऐसा एरिया, जब ऐसे यूजुअली आपको जब ब्रेक चाहिए होती है ना, तो आपको वो आपके बस स्टीप जगह पे ही खड़े होते हैं। तो इट्स वेरी वेरी स्टीप कंपेयर टू एवरेस्ट, और उस पर बहुत कम लोग आते हैं कंपेयर टू एवरेस्ट। अब आ जाते हैं व्यू पे। वो जो एक तो है समिट आप करना, एक होता है कहीं से आप उसको देखना, बिकॉज आपने एक माउंट लोटसे से गालिबन आपने माउंट एवरेस्ट का जो व्यू आपने कहा कि दैट्स समथिंग जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू लगा। दोनों को देखने के पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा फैसिनेटिंग कौन सी माउंटेन लगी, व्यू वाइज? Out of all the mountains? Yes, out of all the mountains. I think K2, no doubt. K2 is the most beautiful. मतलब इसको beauty and beast कह सकते हैं कि देखने में पूरा ट्रायंगल है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को लोटसे से ठीक है अगर देखें तो आपको नज़र आता है, लेकिन बाकी सारे एंगल से आपको पूरा माउंटेन नज़र नहीं आता है। तो K2 जब आप, आई थिंक आप कंकोडिया शायद जा चुकी हैं, ये बेस कैंप तक जा चुकी हैं, तो वो आपको दूर से भी ना आपको पूरा जहाँ से नज़र आना स्टार्ट होता है, कंकोडिया से ही नज़र आ रहा होता है, क्योंकि बेस कैंप से तो आपको बादल होते हैं, वो आप प्रॉपर तो देख नहीं पा रहे होते। तो वो पूरा ऐसे ट्रायंगल है और बहुत बाकी सब माउंटेन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या बात है। अच्छा नायला, क्या हम जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी ओवरऑल, जाहिर है मुश्किल ज़रूर है, K2 मुश्किल तरीन है जिस तरह आपने भी बताया, किलर माउंटेन है, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है किसी तरह से आपके ऊपर, या वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ही ओवरऑल ऐसा है कि आप नहीं बेहतर कर सकते? आई थिंक माउंटेन का टेरेन तो वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी एक्चुअली टूरिज़म डिपार्टमेंट GB से
और जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि परमिट जो इस बेसिकली माउंटेनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उनसे बहुत ज़्यादा शिकायत है कि मुझे लग रहा है इस साल मैं 5 साल से क्लाइंबिंग कर रही हूँ और 5 साल से और मुझसे पहले भी बहुत सारे क्लाइंबर्स इसके बारे में बहुत बात करते हैं, बाहर के क्लाइंबर्स भी बहुत ज़्यादा फीडबैक दे के जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस साल वी एक्चुअली वेंट बैकवर्ड्स एंड आई नो कि कुछ लोगों को ये बात सुन के अच्छी नहीं लगेगी डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ों को लेके बोलते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट माउंटेन टूरिज्म, नॉट जनरल टूरिज्म। जनरल टूरिज्म इज़ इम्प्रूविंग, माउंटेन टूरिज्म इज़ गोइंग डाउन। पिछले साल भी जो डेटा था इट शोड के कम लोग आए हैं और उसके बहुत से रीजंस है। परमिट अभी नॉर्मली लोग समिट पुश की तैयारी कर रहे होते हैं K2 पे, ब्रॉड पीक पे, बाकी माउंटेन्स पे, अभी तक कुछ लोगों के परमिट्स तक नहीं आए हैं एंड इट्स वेरी लाइक इनएफिशिएंट। और ये तो सिर्फ एक इशू है, हमारे पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन, या इवन कुछ क्लाइंबर्स, कमर्शियल क्लाइंबर्स, दे लाइक टू गो टू बेस कैंप बाय हेलीकॉप्टर, मतलब इट्स स्टिल अ फैसिलिटी वेदर यू लाइक इट और नॉट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेटवर्क है, मतलब कम्युनिकेशन है, बिल्कुल भी यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं एंड आईड लाइक टू गिव दिस फीडबैक कि इसको इम्प्रूव करें, क्योंकि नेपाल, मैं उसकी हमेशा एग्जांपल देती हूँ, बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है कंपेयर टू अस टू, लेकिन वो उनकी सारी मतलब वो बिलियंस कमा रहे हैं और हम मुश्किल से मिलियंस कमा रहे हैं माउंटेन टूरिज्म से। सो आई रियली होप कि अगले कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट आए, बेहतर हो जाए नाला इंशाल्लाह। ये देखिए सजेशंस बहुत वैल्यूएबल हैं। वक्त अगेन मुख्तसर बहुत था बट इट्स सो प्लेजर टू हैव यू नाला, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट 13th वन दिस ईयर एंड देन 14th वन फॉर द नेक्स्ट ईयर। और यू नो हमेशा हम कहते हैं जिस तरह से आप लीड कर रही हैं कि मी एज अ फादर मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी ना आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करे, और वो इसी तरह से ना, बल्कि आप कहती हैं वो आपके अंदर माँ है, लेकिन मैं कहता हूँ बच्चियों को भी इसी तरह से ना रेजिलिएंट होना चाहिए और इस तरह से वो अपने पैशन को लेकर चल रही हो। नाला थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन इसी के साथ लेंगे आपसे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।